हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथ में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के न्यूज़ को देखने वाले हैं। आज का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या क्वेश्चन आज आपके लिए फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया में जो मैक्सिमम स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। मतलब आप नंबर ऑफ स्टेट काउंट कर सकते हैं और इस तरीके से जो स्टेट हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एमपी है, झारखंड है, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, तो ऐसे कौन से राज्य हैं आपको ओवरऑल गेस करके बताना है, सोच करके बताना है, जो मैक्सिमम स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता हो। ठीक है, अभी इसका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए वीडियो को और अभी बताइए कि कौन सा ऐसा राज्य है जो मैक्सिमम स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है इंडिया में। आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जाते हैं, तो डेली बेसिस पर पॉलिटिकल और फिजिकल मैप को इंडिया का देखते रहना है। ठीक है, अब आपसे एक सवाल पूछा गया था कल, वो था टर्की के बारे में, तो उसका आंसर देख लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है एंड थैंक्स फॉर आंसरिंग देयर। लेकिन आप सभी में के आंसर में जो ऑलमोस्ट आंसर है उसमें एक जगह की कमी है। आप लोगों ने बाकी कंट्री का नाम तो बताया है, जैसे कि अर्मेनिया, ईरान, ग्रीस, बुल्गारिया, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए अजरबैजान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है टर्की। और 9 किलोमीटर अप्रॉक्स, बहुत ही छोटा सा बॉर्डर है जो अजरबैजान के साथ भी शेयर होता है। ऐसे में हम स्किप कर सकते हैं कुछ एक कंट्री को, इसीलिए ऐसे जो कंट्री हैं जहाँ पर आपको एकदम क्लियर नहीं हो रहा है पिक्चर, उसको ध्यान से देखना होगा और याद रखना होगा। ठीक है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग डायरेक्शन से आप याद रख सकते हैं कि साउथ ईस्ट में इराक और सीरिया है। ठीक है, उसके बाद बुल्गारिया और ग्रीस जो है वो यूरोपियन कंट्री की तरफ से, यानी कि ऊपर नॉर्थ वेस्ट से है। ईस्ट साइड में हम जाएंगे तो जॉर्जिया आपको मिलेगा, अजरबैजान मिलेगा, ईरान मिलेगा। तो इसको एक बार हम देखते हैं और देखिए यहाँ पे मैरीटाइम बॉर्डर कंट्री का भी नाम है। जैसे कि टर्की कौन कौन सी कंट्री के साथ मैरीटाइम बॉर्डर को शेयर करता है, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। सिप्रस, इजिप्ट, रशिया, रोमानिया, यूक्रेन, ये सारे मैरीटाइम बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं विद टर्की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और, अगर हम टर्की की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जुड़े स्ट्रेट की बात भी कर लेते हैं। क्वेश्चंस पूछा जाता है, बहुत ही फेमस स्ट्रेट है बॉस्पोरस स्ट्रेट, आपने नाम सुना होगा। ये क्या किसको कनेक्ट करता है? बॉस्पोरस स्ट्रेट जो है वो ब्लैक सी और सी ऑफ मार्मरा को कनेक्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, बॉस्पोरस स्ट्रेट की हम बात करते हैं। जब कोई ऐसा पतला सा रास्ता किसी दो बड़ी वाटर बॉडी को कनेक्ट करता हो, उसको स्ट्रेट कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेट है ये किसको किसको कनेक्ट कर रहा है? ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा के साथ। और उसके बाद एक और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेट का नाम लिखा हुआ है, दैट इज डार्डेनल्स। ये किसको कनेक्ट करता है? एजियन सी को और मेडिटेरेनियन सी को। यहाँ पे देखिए, आप अब इमेज में देख लेते हैं प्रॉपर तरीके से। ये पूरा टर्की का इमेज आपके सामने है और ये सारे बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। ध्यान दीजिएगा, रशिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं होता टर्की का, प्लीज माइंड टू बी नोट। यहाँ पे जॉर्जिया आ जाता है, तो ये कंफ्यूजन में नहीं आना है। लेकिन जब हम मैरीटाइम स्टेट की बात करेंगे तो रशिया का नाम आएगा। फिर यहाँ पे बुल्गारिया है, और ऐसा लगता है कि इससे पूरा ओवरऑल बुल्गारिया ही हो, लेकिन नहीं, इसके नीचे की साइड यहाँ पर ग्रीस भी है। मैकेडोनिया नहीं है, मैकेडोनिया यहाँ पर है तो ये बिल्कुल भी बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा। इस तरफ सिर्फ 2 कंट्री हैं, नाम याद रखना है, बुल्गारिया और ग्रीस। नीचे आते हैं तो यहाँ पर सीरिया और इराक, ईरान, ये इकट्ठा आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो स्टेट है ये वाला रीजन इंपॉर्टेंट माना जाता है, न्यूज़ में रहता है, बिकॉज ऑफ कुर्द। जो कुर्द पीपल हैं वो कुर्दिस्तान की डिमांड करते हैं, और वो जो कुर्दिस्तान का हिस्सा है वो इसी रीजन में फैला हुआ है, इराक, ईरान, सीरिया, टर्की। तो ये आप पूरा जो हिस्सा है उसको आप ध्यान में रखेंगे। इधर अजरबैजान, अर्मेनिया और जॉर्जिया का हिस्सा है। तो ये पूरा आपको क्लियर रखना है पिक्चर को। स्ट्रेट, ये दोनों स्ट्रेट जो हैं उनका भी नाम याद रखेंगे। अभी जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। जो लोग कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं गाइडेंस के प्रोग्राम में, वो अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, आपको जो भी हेल्प यहाँ से मिल रही है, हमारे चैनल पर कई सारे और वीडियोस हैं, सीसैट के, इकोनॉमी के, ज्योग्राफी के एंड डेली करंट अफेयर्स बेस्ड वीडियोस, पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट हमने आपको इस चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आपकी तैयारी में कुछ कमी है, वो कमी होती है एक सॉर्ट ऑफ आइडिया की, एक गाइडेंस की, जहाँ पर हमें लगता है कि किस तरीके से आंसर राइटिंग करें, किस तरीके से मेरी पढ़ाई आगे जा रही है, ये दिशा सही है, गलत है। आप जो पढ़ रहे हैं
वो एक्चुअली में आपको काम आ रहा है या नहीं। तो ऐसी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके एक मेंटर होते हैं जो आपकी मदद करते हैं। बाकी की जानकारी इस नंबर पर आपको मिल जाएगी और आप इसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन सारी फैसिलिटीज़ अभी अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। वो आर्टिकल होगा आज माइग्रेंट लेबरर्स के ऊपर, अनसीइंग द पीपल। यहाँ पे ये जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे बेसिकली ये गवर्नमेंट पॉलिसीज से बेस्ड है। ये ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी में तो नहीं आएगा बट सॉर्ट ऑफ आ सकता है। और इसको मेजरली जो लिखा गया है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज के फेलियर पर लिखा गया है। और जो व्यक्ति आर्टिकल को लिख रहे हैं ये थोड़े नाराज हैं गवर्नमेंट से और उनकी जो अभी तक की जो पॉलिसीज है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो एक एंगल हम देख लेंगे। माइंड में वो थोड़ा माइंड मैप बनना चाहिए किस तरीके का है। देखिए माइंड मैप जब आप लोग बोलते हैं देने के लिए, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करते हैं और पॉइंट को डायरेक्टली आपको बताया जाता है। तो उसको आप अपने दिमाग में रखें, कॉपी में नोट करें और एनालिसिस से उस चीज़ को अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ एनालिसिस ऑल अबाउट एंड किस तरीके से माइग्रेंट वर्कर्स को प्रॉब्लम हो रही है, किस तरीके के गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं लोगों के काम आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। जो राइटर होते हैं वो अपने अकॉर्डिंगली किसी भी आर्टिकल को लिखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे पूरी तरीके से फेथ रखें, लेकिन हाँ आप वहाँ से कुछ एक पॉइंट बिल्कुल ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके के, ताकि आपका आंसर जो हो वो एक तरफा ना हो, वो हमेशा बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, न्यूज़ रिपोर्टर नहीं है। किसी को भी पूरी तरीके से क्रिटिसाइज या पूरी तरीके से फेवर करना हमारी ड्यूटी नहीं है। वी हैव टू बी बैलेंस हेयर। देखिए क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपको पता है, माइग्रेंट लेबरर्स जब से ये लॉकडाउन हुआ तो उनके साथ एक तरीके से जो राइट टू लाइफ है वही स्टेक पे लग गया। डिग्निटी तो बहुत दूर की बात है, वो अभी कहीं ना कहीं मर्सी पर बेस्ड हो गए हैं लोगों के, जबकि उनका राइट है, राइट टू हैव फूड, राइट टू वर्क, राइट टू ऑक्यूपेशन। ये सारे के सारे अधिकार जो उनको मिलने चाहिए वो अभी उनको नहीं, बकायदा किसी को भी नहीं दिए गए हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। लेकिन इसका प्रभाव माइग्रेंट लेबरर्स और पुअर पीपल पर बहुत ज़्यादा पड़ा है। अब ऐसे में जब उनका लाइवलीहुड लॉस्ट हो गया है, इकोनॉमिक कोई सिक्योरिटी नहीं है और वो अपने घर तक जाना चाहते हैं ताकि वो एटलीस्ट सरवाइव कर सकें, डिग्निफाइड लाइफ जी सकें अपने घर पर, तो वो सुविधा भी उनको अवेलेबल नहीं करवाई जा रही है। ऐसे में सरकार के क्या कदम है? राइटर का मानना है कि सरकार ने 7 प्रिंसिपल्स, जब दूसरा लॉकडाउन 2.0 स्टार्ट हो रहा था तो गवर्नमेंट ने एक 7 प्रिंसिपल्स को लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि इन दिनों आपको इस 7 वचन को निभाना होगा। देखिए पहला वचन उनका था एल्डरली पीपल के लिए। राइटर का मानना है कि आज 6 साल हो चुके हैं जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनको, लेकिन उन्होंने कभी भी एल्डरली पीपल के प्ली को तो सुना ही नहीं, हमेशा रिफ्यूज़ किया गया है। आपको मैं एक बार फिर यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर पॉइंट आपके अकॉर्डिंगली हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो आपको बहुत ही अनबायस्ड और न्यूट्रल होकर के आर्टिकल को सुनना होता है, जो भी इसमें कहा गया होता है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि एल्डरली पीपल की बात नहीं सुनी गई। और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो 6 सालों में आज तक कभी भी उनके प्ली को आगे नहीं लिया गया और जो भी उनके डिमांड हैं पुअर पीपल खास करके जो एल्डरली पीपल हैं उनको रिफ्यूज़ किया गया। उसके पीछे ये कुछ तथ्य भी देते हैं, जैसे कि उनको 200 रुपये पर मंथ मिलते हैं और ये 200 रुपये आज से नहीं 2007 से वैसे ही है। 200 रुपीज़ में आज इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है, फिर भी जो एल्डरली पीपल उनको 200 रुपीज़ दिया जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की हम बात करते हैं तो उसके तहत भी जो लोगों को दिया जा रहा है पेमेंट वो कितना है, 500 रुपये, मतलब 1000 रुपये डिसबर्स किया जाएगा 2 मंथ में। 500 रुपये आप 1 महीने के लिए लोगों को दे रहे हैं। तो ये जो गरीब लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, ये 500 रुपये में अपना जीवन यापन कैसे करेंगे 1 महीने में? तो इस तरीके की बहुत सारी और प्रॉब्लम है जो फेस करते हैं एल्डरली पीपल और इनकी प्रॉब्लम्स को अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल गवर्नमेंट ने हमेशा से इग्नोर किया है। लेकिन देखिए इसका ऑपोजिट भी है, अगर आप ध्यान से एनालिसिस करेंगे तो कई सारे स्कीम सरकार के द्वारा निकाले गए हैं। उसमें पेंशन स्कीम्स हैं, वयोश्री योजनाएं हैं, कई सारी योजनाएं हैं। हाँ लेकिन ये ज़रूर है कि जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता है किसी भी स्कीम्स का उसकी हमेशा से कमी होती है, तो वो चीज़ एड्रेस करने की ज़रूरत है सरकार को। दूसरा प्रिंसिपल उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने कहा कि लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए अपने घर के बाहर, बाहर नहीं निकलना है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को ऑब्जर्व किया जा सके और उसको मेंटेन किया जा सके। बट जो लोग एक घर में
9 लोग 10 लोग रहते हैं, वो कैसे मेंटेन करेंगे? जो अर्बन पुअर जिनको आप कह सकते हैं, जो बाहर हैं और अभी अपने घर तक नहीं जा पा रहे हैं, उनके बहुत छोटे-छोटे घर हैं, किराए के मकानों में रहते हैं और इतने सारे लोग जब इकट्ठा रह रहे हैं, तो फिर वो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को मैनेज कर पाएँगे? कैसे वो फिज़िकल स्पेस मेंटेन कर पाएँगे? ये पॉसिबल नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी का दूसरा अपील है, ये कैसे वो फुलफ़िल कर पाएँगे? जो ये जो अपील है, वो गरीब और पुअर लोगों के लिए नहीं है। तीसरा इनका कहना था कि आप आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा निकाले गए प्रोटोकॉल को आप फ़ॉलो करो। उस प्रोटोकॉल में बहुत सारी बातें कही गई हैं टोटल। उसमें कहा गया है किस तरीके से गर्म पानी पीना है, अपना ख़्याल रखना है, काढ़ा वगैरह जितना मैक्सिमम हो पीना है, खुद को बचा के रखना है, इम्यूनिटी बढ़ाना है, एक्सरसाइज करनी है। तो इस पर भी इन्होंने कुछ पॉइंट रख ही दिया है। इन्होंने कहा है कि इसकी जगह पर जो हमारा एक अलग से ऋतुचर्या, दिनचर्या वाला कॉन्सेप्ट है, उसको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, जो कि डायरेक्ट एनहांस करता है इम्यूनिटी को रादर दैन जो आयुष मिनिस्ट्री का प्रोटोकॉल है, वो हर किसी के लिए नहीं है। तो इन्होंने इसमें भी कहा कि ये सही तरीका नहीं है कोविड-19 से बचने का, जो प्रधानमंत्री के द्वारा अपील किया गया है। आगे क्या कहते हैं? चौथा अपील क्या था प्रधानमंत्री जी का? वो था आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। आपको कई बार बताया गया इस एप्लीकेशन के बारे में, आपके फ़ोन में होगा भी। लेकिन आपके पास स्मार्टफ़ोन है, आपने कभी सोचा जिसके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, वो कैसे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे? जो लोग रूरल और अर्बन पुअर्स हैं, जिनके पास बस फ़ोन इसलिए है ताकि वो फ़ोन पर बात कर सकें, उनके पास स्मार्टफ़ोन्स नहीं हैं, तो वो कैसे बचा पाएँगे खुद को? क्योंकि उनके पास तो आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन होगा ही नहीं। तो फिर से एक बार जो पुअर पीपल हैं, उनको यहाँ पर इग्नोर कर दिया गया। जिनके पास एक्सेस नहीं है, डिजिटल फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको यहाँ पर फिर से इग्नोर कर दिया गया। पाँचवाँ जो अपील था, वो क्या था? कि जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं या बाकी के जो लोग हैं, वो अपने यहाँ पर एम्प्लॉइज़ को निकालें ना, उनको पूरी तनख्वाह दी जाए, काम नहीं कर रहे हैं तब भी उनको एक कंपनसेट जो बिहेवियर है वो शो किया जाए। बट बट व्हाट हैपन कि इनका कहना है कि जो मनरेगा आपके द्वारा चलाया गया, यानी कि गवर्नमेंट का इतना बड़ा स्कीम था, जिसमें इतने सारे लोगों को, वर्कर्स को वेजेस मिलते थे, आपने उसको 24 मार्च से 20 अप्रैल तक बंद कर दिया है। और जब ये चीज़ बंद कर दी गई है, तो फिर आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो कंपनी है, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, वो अपने पॉकेट से लोगों को पैसे देंगे? इज़ इट रियली पॉसिबल कि वो आपकी बात सुनेंगे? जब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अपने एम्प्लॉइज़ और एम्प्लॉयमेंट का ध्यान नहीं रख रही है और उनको डेली वेजेस पर जो लोग काम करते हैं, उनको पैसे नहीं दे रही है या उनका काम बंद कर दे रही है, तो फिर ये प्राइवेट सेक्टर्स कैसे अपनी आपकी बात को मानेंगे? तो इसमें भी ऑब्वियसली फ्लॉ नज़र आता है इनको। छठा और सातवां प्रिंसिपल भी हम देखेंगे। छठा क्या अपील था इनका कि जो पुअर पीपल हैं, नीडी पीपल हैं, उनकी हेल्प की जाए, सो दैट वो इस कोरोना वायरस सिचुएशन में लड़ सकें और उनको जो भी पॉसिबल फैसिलिटीज़ है आपके पास, आप उनको हेल्प कीजिए। और ये एक तरीके से इनका कहना है कि ये बस बोलने वाली बात है कि आपने लोगों को अपील कर दिया, बोल दिया। जब गवर्नमेंट के पास सिचुएशन अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, वो हेल्प कर सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसे कि हंगर, स्टार्वेशन, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास एनफ अमाउंट में फूड ग्रेन्स अवेलेबल हैं। आपको बस उनको पहुंचाना है, प्रोक्योरमेंट को आपको आगे बढ़ाना है। लेकिन आपकी यानी गवर्नमेंट की तरफ से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा पा रहा और फूड सिक्योरिटी आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, मनरेगा के तहत उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बाकी के लोग हैं, वो बस इस अपील को फ़ॉलो करके और नीडी पीपल की हेल्प कर देंगे। सातवां और आखिरी जो उनका वचन था कि क्या आपको करना है, वो था कोरोना वॉरियर्स के प्रति रिस्पेक्ट, यानी जो डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस, जो भी ऐसे लोग हैं, सफाई कर्मचारी, जो लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि आप सेफ रह सकें, आपको सुरक्षा देने के लिए, उनके प्रति आप रिस्पेक्ट शो कीजिए। द पुअर वुड वर्शिप डॉक्टर, नर्सेस, जो गरीब लोग हैं वो वर्शिप करते, अगर ईजी टू एक्सेस होता तो, जो गरीब लोग हैं अगर वो उन तक पहुंच पाते। तो इनका फिर से कहना है कि जो पुअर पीपल हैं, जो नीडी पीपल हैं, वो उस जगह तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, उनके पास कोई टेस्टिंग किट अवेलेबल नहीं है, उनके पास कोई एक्सेस अवेलेबल नहीं है कि वो जो डॉक्टर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उनका इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पर फिर से एक तरीके से जो मेजर इनिशिएटिव्स लिया गया है, वो हेल्थ फॉर ऑल का जो कॉन्सेप्ट है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है।
And health professionals and citizens group have been clamored urgent measures to increase public investment, building capacities and healthcare establishment. तो अब ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़ाहिर तौर पर जो अर्जेंट मेजर्स हैं उसको लिए जाने चाहिए। फिर से एक बार इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो समहाउ अगर आप पूरे क्रक्स को देखते हैं, सारे जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया, उन 7 प्रिंसिपल्स को किस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया गया है, आपके पास पॉजिटिव पॉइंट्स भी होंगे, हमने नेगेटिव पॉइंट्स भी देख लिया है ऑब्वियसली। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन हो सकता है जब एक एम्बिशियस पार्टनरशिप प्रोग्राम चलाया जाए। किसके बीच में प्रोग्राम हो सकता है? स्टेट स्टेट कोऑपरेशन हो सकता है, सेंट्रल स्टेट कोऑपरेशन हो सकता है, स्टेट सिटीजन पार्टनरशिप हो सकता है। तो इस तरीके से जब हम पार्टनरशिप और कोऑपरेशंस के साथ आगे बढ़ेंगे, देन वी कैन से कि लोगों को उनका राइट टू फूड, राइट टू वर्क एट मिनिमम वेज और इक्वल एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो ओवरऑल जो अल्टीमेटली कंक्लूजन है वो कोऑपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन पे है, विच शुड बी अवेल, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो कॉन्सेप्ट है हमें उसको यहाँ पे इम्प्लाई करने की ज़रूरत है इस समय, जब पूरे देश को बचाने में जो हंगर है, अगर वो बीच में आ रहा है, पॉवर्टी बीच में आ रहा है, तो उसको हमें खत्म करना ही होगा। अगला आर्टिकल हम देख रहे हैं एक्सप्लेन पेज से। बाकी के जो आर्टिकल, उसमें एक आर्टिकल बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के द्वारा लिखा गया है, तो वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली फेवर में लिख रहे हैं, कुछ भी उनको गलत दिखाई नहीं दे रहा, सब एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव है। एक और आर्टिकल है, वो भी सेम पुअर और माइग्रेंट वर्कर्स को टारगेट करके लिखा गया है, तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग पॉइंट हो। हम देखते हैं बैंकिंग पर जीएस पेपर 3, और हम यहाँ पर बात करेंगे वेज एंड मीन्स एडवांस। इसके बारे में आपको हालांकि पता होगा, कई बार हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन अब एक्सप्लेन में क्या बेसिक फैक्ट्स को डिस्कस किया गया है उसको देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, और प्रीलिम्स में श्योरली आ सकता है इस बार, क्योंकि वेज एंड मीन्स एडवांस अभी से न्यूज़ में नहीं है, ये बहुत पहले से न्यूज़ में है। जब से आरबीआई ने वेज एंड मीन्स एडवांस के लिमिट को एक्सटेंड किया है, और यूं कहें कि और इससे पहले भी जब एक्स्ट्रा मनी दिया जा रहा था तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा था डब्ल्यूएमए का, तब से ये न्यूज़ में है। तो अनाउंस कर दिया है फ्राइडे को आरबीआई ने कि 60% तक वो इंक्रीज़ कर देंगे डब्ल्यूएमए लिमिट को, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो आखिर ये होता क्या है, आपको बता दें एक बार फिर से रिविजन के तौर पर। ये एक फैसिलिटी होती है, जो वेज एंड मीन्स एडवांस है, एक फैसिलिटी की तरह है जो आरबीआई देती है। किसको? स्टेट और सेंटर को। क्यों देती है? ताकि इस पैसे से वो अपना जो टेम्प्ररी मिसमैच है कैश फ्लो का, उसको वो नॉर्मल कर सकें। जैसे आपको पता है, एक रिसिप्ट होता है, एक एक्सपेंडिचर होता है। रिसिप्ट मतलब जो पैसा आने वाला है, एक्सपेंडिचर मतलब जो पैसा आपका चला गया। तो एक्सपेंडिचर कई तरीके का, दो तरीके का हो सकता है, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। मतलब एक आप डेवलपमेंट के लिए लगाते हो और एक आपको खर्च करना ही पड़ेगा। सेम रिसिप्ट भी होता है दो तरीके का, रेवेन्यू रिसिप्ट, टैक्स वगैरह से पैसे आते हैं आपके पास, जो फिक्स्ड अमाउंट है वहाँ से पैसे आते हैं। और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट, जो आपने कभी किसी को लोन दिया है तो लोन कोई लौटा रहा है, तो ये सारे कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं। नाउ अगर इसमें कोई मिसमैच हो रहा है, तो बिल्कुल मिसमैच हो रहा है। आपको पता है गवर्नमेंट के सारे जो सोर्सेज हैं पैसे आने वाले, वो तो बंद पड़े हुए हैं, तो पैसे तो उनको आने से रहे अभी, तो इसीलिए मिसमैच काफ़ी हो सकता है, और इसलिए यहाँ पर हेल्प करने के लिए आरबीआई कूदती है। आरबीआई एक्ट 1934 याद रखना है इसमें आपको, सेक्शन 17(5) के तहत जो सेंट्रल बैंक है वो पैसा लेंड करती है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को, हेल्प करती है। यहाँ पे याद रखना है, नॉट लेटर देन 3 months फ्रॉम द डेट मेकिंग ऑफ द एडवांस। अब देखिए यहाँ पे क्या चार्ज करती है, याद रखना होगा आपको कि आरबीआई इसके लिए क्या कुछ चार्ज तो लेती होगी ना, या फ्री में पैसे दे देती है? तो आरबीआई या गवर्नमेंट कभी किसी को फ्री में पैसे तो देती नहीं है। यहाँ पे एक इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। अब आपको बोला जा सकता है कि जो इंटरेस्ट रेट होता है ये किसके अकॉर्डिंगली होता है, तो एमसीएलआर का ऑप्शन आएगा, या फिर वहाँ पर रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा, सीआरआर हो जाएगा, कि जो जो परसेंटेज होता है उसी के हिसाब से लिया जाता है। पर ध्यान दीजिएगा, ये जो इंटरेस्ट रेट है वो रेपो रेट से के समान होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। जितना आपका रेपो रेट चल रहा होता है उतना ही इंटरेस्ट रेट डब्ल्यूएमए पर आरबीआई चार्ज करती है, ध्यान दीजिएगा। और अभी एक हाल में आपको एलटीआरओ का कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, जिसमें कि आरबीआई ने क्या कहा है कि आप जब पैसे अभी लेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाएगा और 3 साल के लिए दिया जाएगा, उसमें आपको रेपो रेट वही चार्ज किया जाएगा जो प्रेजेंट में चल रहा है।
तो रेपो रेट को भी जो आरबीआई है वो कुछ समय के लिए 2-3 साल तक के लिए फिक्स कर रही है जिस पर्टिकुलर चीज़ों पर। यहाँ पर डब्ल्यूएमए में भी रेपो रेट में के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, जो कि प्रेजेंट बेसिस पर 4.4% है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो रेट है वो 4.4% है। तो ये बेसिक फैक्ट्स डब्ल्यूएमए के बारे में पूरा एकदम क्लियर होना है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है इसमें। व्हाट आर द एग्जिस्टिंग डब्ल्यूएमए लिमिट एंड ओवरड्राफ्ट कंडीशन, ये जानना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान में रख सकते हैं आप कि आखिर कितना लिमिट है, कितना पैसे ले सकती है गवर्नमेंट आरबीआई से। अगर हम सेंटर की बात करें तो अभी तक काफ़ी बढ़ा दिया गया है, मतलब ये फर्स्ट हाफ में कितना था, उसके बाद लिमिट को कितना रेज कर दिया गया है। ठीक है, तो 60% इसमें जो पूरा रेट है उसको बढ़ा दिया गया है कि इतना लिमिट ले सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ वाई हैव ऑल दीज रिलैक्सेशंस हैव बीन मेड, क्यों ये रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, तो इसका आंसर बहुत अच्छे से आपको पता है। इसलिए दिया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट अपने फाइनेंस का जो मिसमैच है उसको क्लियर कर सके, कम कर सके। दूसरी चीज़, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो इस समय में बंद हैं, जहाँ से पैसे आने के सोर्स थे वो नहीं आ रहे हैं। जीएसटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, लीकर, मोटर व्हीकल, स्टैम्प ड्यूटीज़ और रजिस्ट्रेशन फ़ी, ये सारे मनी का सोर्स होता है गवर्नमेंट के लिए, जो अभी बंद है, जहाँ से पैसे आने की संभावना कम है। और दूसरी तरफ पैसा यहाँ पर जाता भी है, आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह में पैसा देना भी पड़ता है। तो इसलिए अभी टेस्टिंग किट पर पैसे लगने हैं सरकार के, मतलब एक्सपेंडिचर भी है, रेवेन्यू भी नहीं आ रहा। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स लेने हैं, वेंटिलेटर्स वगैरह पर आपको पैसे देने हैं, जो पुलिस पर्सनल्स, हेल्थ केयर वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए जो प्रॉपर फैसिलिटीज़ है उसको अवेलेबल करवाना है। तो ये सारे जो खर्चे हैं और पैसे आ नहीं रहे हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये रिलैक्सेशन आरबीआई के द्वारा दिया जा रहा है। अब हम लोग प्रीलिम्स ओरिएंटेड न्यूज़ को देख लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप ध्यान में रखेंगे, प्रीलिम्स ओरिएंटेड है ये। इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंस कमिटी आईएमएफसी, आपसे पूछा सकता है कि ये क्या है। देखिए इसका कंपोजिशन कैसा होता है। आईएमएफसी का जो कंपोजिशन है वो टोटल 24 मेंबर्स का है, और कितने में से 187 गवर्नर्स में से। एंड इनका काम क्या होता है, क्या काम करते हैं बेसिकली, ये एक कमिटी है, और ये कमिटी पूरा ओवरऑल देखती है कि आपको याद होगा आईएमएफ का काम क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करने का। किसी भी कंट्री में अगर कोई क्राइसिस होती है बीओपी से जुड़ी हुई, तो वो उसको बैलेंस करते हैं। तो ये जो आईएमएफसी की मीटिंग होती है ये 2 बार होती है, एक साल में 2 बार मीटिंग होती है, और इसमें पूरा पता लगाते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है, क्या कंसर्न्स हैं, और उसके बाद ये आईएमएफ को अपने एडवाइस और डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन इंडिया। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ये क्या है, किसके अंतर्गत आता है। एसटीपीआई, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इन इंडिया, ये एक ऑटोनोमस सोसाइटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी के अंतर्गत आती है। ठीक है, इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1991 में स्टैब्लिश किया गया था। किसके अंतर्गत, मेटी के अंतर्गत इसको रखा गया है, एक ऑटोनोमस सोसाइटी की तरह काम करती है। तो अभी न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज इनको जो अमाउंट है, मतलब अभी जहाँ यहाँ पे जो लोग कंपनियां काम करती हैं उनको रिलैक्सेशन दे दिया गया है, तो उनको यहाँ पर चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्टारिंग, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स लॉट।